Alright, so let's continue with periodic table and periodicity. यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं, this is basically difference between energy and enthalpy. Essentially इसको briefly अपने को discuss करना है. So you just have to briefly discuss मतलब what is the difference between energy and enthalpy. इसको अपन अभी डिटेल में नहीं कवर कर सकते. ये जो डिफरेंस है ये अपने को थर्मोडायनामिक्स में क्लियर हो जाएगा. थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. टर्म आ रहा है एनर्जी एंड एंथैल्पी. सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, एनर्जी एंड एंथैल्पी. एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है तो उस स्पेसिफिक फॉर्म के लिए जो टर्म अपन यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी. ठीक है. उसी तरह से देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. सो एंथैल्पी इज बेसिकली a form of energy. समझ में आ रहा है ना. enthalpy is a basically form of energy. there is a difference. तो ये हो सकता है कि in some cases energy is equal to enthalpy. ये भी हो सकता है. in some cases ये हो सकता है कि energy is less than enthalpy या energy is more than enthalpy. ठीक है ना. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का अपन जो सिस्टम है उसको अपन बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी और एंथैल्पी का, ये डिफरेंस अपने को मालूम होगा इन थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. तो इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक. थर्मोडायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो उसमें अपने को ये डिफरेंस मालूम होगा. बट फॉर नाउ, ठीक है ना, जब तक अपना थर्मोडायनामिक्स नहीं होता तब तक हम ये दो जो टर्म है इनको इक्वल मान के चलेंगे. ठीक है ना. एट दिस पॉइंट इट डजंट मेक अ डिफरेंस अनलेस एंड अंटिल यू आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स, देन इट मेक अ डिफरेंस. अदरवाइज यू नो द टर्म्स आर एक्चुअली वेरी सिमिलर. डिफरेंस जो भी होता है एनर्जी और एंथैल्पी का, for most of the organic chemistry, most of the chemistry, the difference is negligible. Okay, so we don't actually care about the difference at this point. Clear है क्या? Is that clear? So we can use the terms energy and enthalpy interchangeably. या तो मैं energy बोलूँगा या तो enthalpy. दोनों का मतलब जो है it is basically same. There is a change in energy. There is a change of some difference in energy. Okay, from the starting and the final point of the system. Clear है क्या? ओके. तो यहाँ पे जो टर्म्स अपन यूज़ करते हैं, वी यूज़ टर्म्स लाइक आयनाइजेशन एनर्जी विच इज़ बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड विथ द सिस्टम, राइट. देर इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, इससे भी एनर्जी एसोसिएट रहेगा. सो दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बॉन्ड एनर्जी, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं इसी को अपन. इसको अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. दीज आर बेसिकली प्रॉपर टर्म्स. लेकिन फॉर नाउ हम एनर्जी ही यूज़ करेंगे बेसिकली रादर देन एंथैल्पी, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन. ओके, दैट्स फाइन. सो जो पहला जो टर्म अपन यूज़ कर रहे हैं वो है आयनाइजेशन एनर्जी. देखो यहाँ पे अपन जब आई लिखते हैं, आई का मतलब एक्चुअली होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, लेकिन एनर्जी और एंथैल्पी ये दोनों टर्म ई से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इट डजंट मेक अ डिफरेंस. आई इज़ बेसिकली यू कैन रीड इट एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसका मतलब एक्चुअली एंथैल्पी होता है, बट दैट्स फाइन. ओके. सो व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये अपन ने डिस्कस किया है. ओके, वी डिस्कस्ड इट इन बोर थियरी. ये भी ध्यान में रखो. ओके, बोर थियरी में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी. मैंने लास्ट आई थिंक 1 या 2 क्लास पहले इसको एक्सप्लेन भी करके बताया था. ओके, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या होती है. सो डेफिनेशन ये रहेगा. देखो, आयनाइजेशन एनर्जी, इसका डेफिनेशन ये बोल रहे हैं अपन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोले तो कौन सा रहेगा, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. ओके, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है. तो इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोल रहे हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसको अगर मैं कोई इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. अब सिर्फ अगर मैं मान लो इस तरह से लिखता हूँ, Na gives you, अब इसके वैलेंस शेल में देर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया. सो दैट इज़ दैट. ठीक है. लेकिन स्टेट्स के ऊपर ध्यान दो. ओके, पे अटेंशन टू द स्टेट्स. क्या बोल रहे हैं अपन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. मतलब ये जो सोडियम है ये कौन से स्टेट में है, गैशियस स्टेट में. ओके, तो इसका मतलब अगर ये गैशियस स्टेट में है तो ये भी गैशियस स्टेट में रहेगा.
ओके तो हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे वो सॉलिड से नहीं निकाल रहे, लिक्विड से नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे, उसके गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम है, इसके वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, जैसे सोडियम का ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1 2 एंड 3, बराबर है। इधर 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इधर 8 इलेक्ट्रॉन, एंड देन देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये वाले, ओके ये इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये एटम अपने को कैसा चाहिए, गैसियस स्टेट में चाहिए। अब गैसियस स्टेट में ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए कि इसका किसी और चीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, मतलब जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट शुड बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू, अंडरस्टूड है। इसका किसी और के साथ इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि ये इंटरेक्शन डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, ये कंट्रोल करना हमको इम्पॉसिबल है, इजंट इट, वी कैनॉट कंट्रोल ऑल द इंटरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे इंटरेक्शंस यहाँ से निकाल रहे हैं। तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली फॉर दैट एटम, इसमें कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, ओके सिर्फ इसी के जो फोर्सेस है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस, ओके। अब अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। अट्रैक्टिव फोर्स होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ओके दैट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं जो शील्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर दे रहे हैं, ओके। तो यही फोर्सेस है, इसलिए ये जो वैल्यू मिलेगी ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। तो हमको जब भी अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें स्टेट ऑफ द मैटर कौन सा रहेगा, अंडरस्टूड है क्या, ये गैसियस स्टेट में ही अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, दैट इज़ द ओनली डेफिनेशन फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं है, ओके। सो इसेंशियली आयनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है। तो ये जो वैल्यू रहेगी एनर्जी की, जो भी वैल्यू आएगी मेरे को, वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है, ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट, जब बोर थियरी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली इट इज़ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, मैंने बाकी इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं किए, लेकिन ऑब्वियसली देर इज़ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ठीक है ना। बट वैल्यू में फ़र्क आएगा, लेकिन साइन तो चेंज नहीं होने वाला। पहले जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है एनर्जी की, एनीबडी रिमेंबर्स, -13.6 और यूनिट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। और जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, ये जो वैल्यू जो होती है ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूरा समझ जो है ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। एनर्जी जो है, मेरे को वैल्यू मत बताओ, जो एनर्जी है डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। सो एनर्जी इंक्रीजेस एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है ना। एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, मतलब सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, एनीबडी नोज, एनीबडी रिमेंबर। अगर यही इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ पे चले गया सेकंड ऑर्बिट में, तो एनर्जी कितनी होती है, -3.4। वेरी गुड, एक्सेलेंट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है कि नहीं है। वैल्यू कम हुई है बट एनर्जी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई। सो एनर्जी इज इंक्रीजिंग। और उसी तरह से अगर मैं ई इन्फिनिटी निकालता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आती है, 0, बराबर है, दैट इज द करेक्ट थिंग। सो एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस, ओके। सो इफ आई वॉन्ट टू आयनाइज दिस एटम, ठीक है, तो क्या करना है मेरे को, आयनाइज दिस एटम, तो ये इस तरह से मेरे को करना पड़ेगा। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, वन ऑफ द अर्ली क्लास, ओके।
So what you right now have, this is a sodium atom in gaseous state, this is a sodium ion in gaseous state. ये मेरे को यहाँ से ये जाना है, isn't it? So यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, ये कितनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, मतलब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। और यहाँ से मेरे को अभी करना क्या है, इसकी एनर्जी मेरे को कितनी करना पड़ेगा, ये वो इलेक्ट्रॉन है तो मेरे को एनर्जी कितनी करनी है इसकी, ये ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो गया ना अभी। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि लेट्स से कि ये जो एनर्जी है इसकी ओके E3, ओके E3 की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। इसकी एनर्जी अपन मान के चलते हैं, सम नंबर लेते हैं, ठीक है, तो जस्ट से सम y इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, y इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं, दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी सर, माइनस y इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस y इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे को इसको कितनी एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाएगा, प्लस y, इजंट इट? तो मेरे को इसको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी जो गिवन एनर्जी है दैट शुड बी प्लस y इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी हो जाएगी 0, मतलब ये आयनाइज हो जाएगा। समझ में आया? ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी तो कौन सी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो गई। इस जो एनर्जी अपन दे रहे टू आयनाइज, इस एनर्जी को अपन बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की दैट इज नेगेटिव, और उसको 0 करने के लिए मेरे को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा ना, इजंट इट? सो एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, y। ओके, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं अपन, तो देने के प्रिंसिपल को अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी दे रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिव। ओके, एनर्जी ले रहा हूँ तो नेगेटिव। समझ में आया क्या? एक कहना लाइक तुम्हारा बैंक अकाउंट है, बैंक में अगर जमा कर रहे तो तुम प्लस कर रहे, बैंक से निकाल रहे तो माइनस कर रहे, इजंट इट? सो दैट्स हाउ, जब इलेक्ट्रॉन तुम एनर्जी दे रहे हो तो दैट ऑलवेज इज अ पॉजिटिव साइन, और एनर्जी जब निकल रही है, रिलीज हो रही है, मिल रही है, तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर है क्या? ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, ओके, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती। समझ में आया ना? आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आयनाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्बिट ऑफ द, है ना, किसी ऑर्बिट में है, किसी भी ऑर्बिट में रहो अपने को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, एट सम ऑर्बिट। ओके, इट कुड बी इन 10th ऑर्बिट और 50th ऑर्बिट, 1000th ऑर्बिट, आई डोंट केयर। लेकिन अगर किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव ही रहना है, ठीक है? उसकी एनर्जी 0 करने के लिए मेरे को कम से कम उतनी पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उतनी एनर्जी देना पड़ेगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है? अगर मान लो 2 एटम है, एक A है एक B है, ठीक है, ऐसे 2 एटम है। अब इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है IE1, ओके, IE1 इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। IE1 इज लेट्स से -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी +4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? एंड ये जो एटम है इसका IE2, इसका जो ये है दैट इज लेट्स से +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो दोनों के सेम शेल है, या फिर ऐसा मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन अ डिफरेंट शेल, ठीक है ना, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है, ए वाला या बी वाला? किसी भी शेल में रहो, इट डजंट एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने अननेसेसरीली इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन वैलेंस शेल वाले, ओके, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है?
मेक सेंस नो, बी इज द मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। तो नेसेसरीली ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट बोले तो स्टेबल है, इजंट इट? तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को निकालने के लिए। क्लियर है क्या? उसी का एक्सटेंशन है जो स्टेटमेंट मैंने लास्ट बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाला जा सकता, बराबर है? तो हम क्या बोलेंगे, अगर स्मॉलर है आयनाइजेशन एनर्जी, इफ़ आयनाइजेशन एनर्जी इज स्मॉलर, ग्रेटर इज़ द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, बराबर है? उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम रहेगी। अब एग्जाम्पल बताओ मेरे को। ओके, आई टेक सोडियम एंड आई टेक मैग्नीशियम, दोनों सेम पीरियड में है, दे आर इन द सेम पीरियड, दीज आर इन थर्ड पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सोडियम की या मैग्नीशियम की? साइज़ छोटा किसका है? अब मैंने देखा कि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है, बराबर है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे नज़दीक है? मैग्नीशियम में। और इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीशियम में नज़दीक है तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी? ऑब्वियस है ना, साइज से ही कंपेयर कर रहे हैं अपन। साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी? मैग्नीशियम की। तो एक जनरल ट्रेंड अपने को ये दिखता है कि आयनाइजेशन एनर्जी साइज से अपन बता सकते हैं। साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, ओके? साइज अगर छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। अगर मैं पोटेशियम लेता हूँ, ओके, सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, तो क्या तुम इन तीन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अरेंज कर सकते हो? मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम एंड फिर पोटेशियम। मेक सेंस? तो इसी तरह के क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में पूछते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक, ठीक है ना? जो कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े हैं उसको कोरिलेट करो, उसके बारे में सोचो, आंसर्स तुमको मिलेंगे। ये सारे ट्रेंड अपन देखने भी वाले हैं, ठीक है ना? लेकिन इट्स बेटर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड देन थिंक अबाउट इट रादर दैन टू मेमोराइज। सो ऑब्वियसली अगर मान लो एटम है, ओके, जैसे ए दे दिया है एटम इन गैसियस स्टेट, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वी गेट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या पहली आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ठीक है? अगर ये ले लेता हूँ मैं गैसियस एटम आयन, ओके, सो सेकंड आयन ले लिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दिस इज गोइंग टू बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मैं अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, सो वी गेट दैट, ओके? इसको ले लिया मैंने और उसमें से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी I3, आयनाइजेशन एनर्जी 3, ये मेरे को आयन मिलेगा, ठीक है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 3 पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस मिलेगा, इजंट इट? थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। सो ये सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी है I1, I2, I3, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? अब 3 एनर्जीज है अपने पास, IE1, IE2 एंड IE3, ठीक है? सबसे छोटी जो होती है वो होती है IE1, उसके बाद I2 और सबसे ज़्यादा जो रहेगी I3। सब्सिक्वेंट एनर्जीज जो होती है वो ऑलवेज इंक्रीज, दे ऑलवेज इंक्रीज, सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है? जस्ट थिंक अबाउट इट। देखो, इट्स ऑल कम्स डाउन टू साइजेस। समझ में आया ना? साइज़ के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को तुम कोरिलेट करोगे, आंसर्स अपने आप मिलते हैं, ठीक है? सो लेट्स से हम लोग वी जस्ट टेक समथिंग लाइक मैग्नीशियम ले लेते हैं, या वी कैन टेक एल्यूमिनियम, ठीक है ना? तो एल्यूमिनियम लेते हैं, 1, 2, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, एंड देन वी फिल इन विथ इलेक्ट्रॉन्स, ओके? और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? दैट इज़ द एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इसमें से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, ओके? ओके, ये वाला जो है पहला इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, सो ये उप्स,
सो एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया तो ये बन गया A+, ठीक है। तो अब बताओ इसका साइज बढ़ेगा या छोटा होगा? इसका जो साइज है, इज इट गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन सेम? द साइज विल डिक्रीज। साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे? नाउ थिंक अबाउट इट, क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, बराबर है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, हमने वो तो चेंज नहीं किए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है ऑन ईच इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, इजंट इट? तो जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये अपन ने आगे पिछले वाले क्लासेस में देखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। ओके, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये थोड़े थोड़े अंदर खिसकेंगे, वैलेंस शेल सारे इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े अंदर खिसकेंगे, ये ज़्यादा अंदर खिसकेंगे, जिसके वजह से साइज कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, ओके, लेट्स से इफ आई रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन एज वेल, ठीक है, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और हो गया, क्योंकि अभी देखो नंबर ऑफ जो 13 प्रोटॉन्स थे यहाँ पे, 13 प्रोटॉन्स, सॉरी वी हैड 13 प्रोटॉन्स, और अब जो इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, ओके, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 13 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया तो ये और ज़्यादा अंदर खिसकेगा, साइज़ और ज़्यादा छोटा होते जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ वैसे वैसे साइज़ जो है वो कम होते जाता है। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ थर्ड, ठीक है, तो साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि शेल पूरी के पूरा ही निकल जाएगा, ये अपन आगे बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ओके, वैसे वैसे साइज़ डिक्रीज़ होते जाएगा, और साइज़ डिक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। इसीलिए सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। इसके पीछे पक्का रीज़न क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपन निकालते हैं वैसे वैसे, अब साइज़ नहीं लिखना है, ठीक है ना, समझने के लिए ऑब्वियसली अपन बोलेंगे कि ओके साइज़ के वजह से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पक्का रीज़न, साइंटिफिक रीज़न, एग्जाम में जो पूछने वाले जो रीज़न है उसमें बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अपॉन सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे अपन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है क्या? सो दैट वाज अबाउट सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। अपन ने साइज़ को लेके तो पहले ही बात कर दिया, ओके। अगर साइज़ छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, साइज़ बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। तो ये उसी का रीज़न है बेसिकली, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियस की तरफ वो ज़्यादा होता है अगर साइज़ छोटा है, अगर साइज़ बड़ा है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम होता है। तो इसके वजह से अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाएगी अगर साइज़ बड़ा है तो, ठीक है। उसको अपन इक्वेशन के तौर के भी लिख सकते हैं, ये मानने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये इक्वेशन फिज़िक्स का इक्वेशन है। दिस इज़ बेसिकली, अगर तुम ये देखते हो इक्वेशन तो तुमको ये दिखेगा कि दिस इक्वेशन एक्चुअली इज़ वेरी सिमिलर टू द प्लानिटरी वाला जो फोर्स होता है ना, दो प्लैनेट के बीच का फोर्स, ओके, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन, न्यूटन वाला जो इक्वेशन है, उसी के तरह सा वही इक्वेशन है बेसिकली, उसी को मॉडिफाई किया है फॉर दिस, ओके। और ये क्लासिकल फिजिक्स से आता है बेसिकली दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। हम लोग क्वांटम में ये यूज़ नहीं करते, बट एनीवे दिस इक्वेशन ऑल्सो वर्क। सिर्फ इतना है कि एग्जैक्ट आंसर्स अपने को नहीं मिलते हैं अपने को, या फिर बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट आंसर्स मिलते हैं अपने को इसमें से, ओके, विच इज़ फाइन। समझ में आया ना। तो पहला साइज ऑफ द एटम, ओके, स्मॉलर द साइज हायर द आयनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सेकंड फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, ओके। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड देयरफॉर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड देयरफॉर जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन समझना पड़ेगा अपने को, शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड हाउ इट एक्चुअली
plays the role. Shielding effect plays an important role when there are larger number of inner electrons. Okay, बहुत ज़्यादा अगर electrons हो जाते हैं, alright, so जो अगर atom बड़ा है, बड़े बड़े shells है, तो उस केस में shielding effect is much more significant और ये होता है. Okay, so to understand that, let's draw the diagram. और ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि what exactly I am trying to do here. Okay, that is very important to understand, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट मैंने तुमको बार बार बताया है कि इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल और इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड इट. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट रैंडमली कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं बेसिकली. सो लेट्स से दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. Okay, and there is this electron on the valence shell. ठीक है, this is the electron we are talking about. valence shell में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना फोकस है. There are other electrons in the inner shell. ठीक है ना. So ये फोर्थ ऑर्बिट वाला, मतलब फोर्थ पीरियड वाला एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम, isn't it? पोटेशियम है ये. अब if you compare this with some smaller element, okay, something like probably lithium. Okay, तो क्या लिथियम में देयर इज अ शील्डिंग इफेक्ट? देखो S के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, मतलब देर आर नॉट मेनी इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, इजंट इट? कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, इजंट इट? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर नेट जो चार्ज आता है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स का, वो उतना रहेगा. ओके, इसको कोई कम नहीं कर रहा है या ज़्यादा नहीं कर रहा, मतलब ये चार्ज थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एग्जैक्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, बट थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दिस 3 इलेक्ट्रॉन. पहले 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज रहेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा कम रहेगा. लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे इफ़ यू लुक एट दीज बेसिकली, ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ब्लॉक कर रहे हैं, इजंट इट? ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? इसी को अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनर वाले, दे आर शील्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, ये अपन ने बोला था. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर लेसर अट्रैक्टिव फोर्स है. ओके, शील्डिंग इफेक्ट से क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया. अगर ये कम हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स अगर कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी या बढ़ेगी? घटेगी, इजंट इट? कम हो जाएगी. सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लो. शील्डिंग इफेक्ट के वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, लो हो गया. समझ में आएगा क्या? ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शील्डिंग इफेक्ट के वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. ओके, सो व्हेन द शील्डिंग इफेक्ट इज मोर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एटम डिक्रीजेस एंड देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या मिल रहा है अपने को. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये जो एलिमेंट है वो ज़्यादा आसानी से आयनाइज होगा. ओके, दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. ओके, टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक ले लो. ओके, जिंक में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है. 10 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अच्छे से शील्ड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले. तो जिंक बहुत ज़्यादा है ना. Zn जो है इसका जो वैलेंस शेल है, ओके, सो 3d, और ये 4 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेसिकली यहाँ पे, इजंट इट? थर्ड शेल में देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स 3d में, प्लस 3p के भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अट्रैक्ट. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर शील्डिंग दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकलनी चाहिए, और होता है. आयनाइजेशन एनर्जी जो है जिंक की
वो काफ़ी लो है, इसको काफ़ी आसानी से अपन आयनाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? एंड इफ यू गो टू लाइक समथिंग लाइक मैग्नीज या क्रोमियम जो सेंटर में जो आते हैं, इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है अंदर के शेल में, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में दिक्कत होगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने को। समझ में आया ना शील्डिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल? ओके। जो नेक्स्ट है दैट इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा वो कम रहेगा। यहाँ पे सीधा सीधा अपन ऑफ बॉ प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी नो कि s ऑर्बिटल इज़ ज़्यादा पेनिट्रेटिंग देन p देन d एंड द f। ठीक है ना, तो दिस इज द पेनिट्रेटिंग ऑर्डर। ओके, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ये ऑर्डर फॉलो करता है। s का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है और f का सबसे कम। मतलब कि अपन ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, या तो s में ले लो इलेक्ट्रॉन या तो f में ले लो। अगर मान लो कि s में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दिस आर गोइंग टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। कैसे रहेंगे? मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी जो रहेगी दैट इज़ वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड रहता है s का वो थोड़ा छोटा होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी क्लाउड छोटा होता है। और वही अगर अपन f में देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को दिखता है इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड। इलेक्ट्रॉन्स कैसे है? डिफ्यूज्ड है। ये ज़्यादा एरिया में है बेसिकली। ओके, दे आर कवरिंग मोर एरिया, लार्जर एरिया, जिसके वजह से अगर इलेक्ट्रॉन, तो मेरे को यह बताओ फिर कि कौन से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को आसानी जाएगी, s में से या f में से? करेक्ट है ना, f में से। डिफ्यूज्ड है, दूर भी है। ओके, एज कम्पेयर टू फ्रॉम द न्यूक्लियस f ऑर्बिटल इज एक्चुअली फार्दर अवे, तो f में से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा आसानी जाएगी एज कम्पेयर टू s। ये हम बात करते हैं फॉर द सेम क्वांटम नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 4s, 4p, 4d और 4f। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी यही ऑर्डर फॉलो करेगी। ओके, f का सबसे लो रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी और s का सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। okay, otherwise you know, if you compare these ones, okay, 3d और 4s, तो ऑब्वियसली 4s में से अपन इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं, उसके बाद 3d में से निकालते हैं। ये अपन ने देखा है जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं आयंस का, ऑलराइट, उसमें अपन, तो इसके में 3d का ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, 4s का कम है। ओके, लेकिन फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्डर ये रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये फोर्थ फैक्टर है जिसके ऊपर पहला होता साइज, सेकंड था शील्डिंग इफेक्ट, थर्ड था अपना पेनिट्रेटिंग पावर और फोर्थ आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसके वजह से ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी अपने को लगाना पड़ेगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा रहेगी, बेसिकली मोर पॉजिटिव एनर्जी अपने को देना पड़ेगा। सो कम्प्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, इसके ऊपर ये डेफिनेटली डिपेंड करता है। दूसरा, जैसे एग्जांपल के से ही मैं तुमको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेट्स टेक नाइट्रोजन, ओके, एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, बराबर है? ओके, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड है, इजंट इट? हाफ फील्ड है। तो यहाँ से मेरे को अब अगर सिर्फ मैं लेफ़्ट और राइट वाला ट्रेंड देखूँ, इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा रहेगा, ये सुनो, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा रहेगा। अगर ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी
बड़ा होना चाहिए, ओके। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट जस्ट ऑन साइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मुश्किल रहेगा बेसिकली। अगर फुलफिल्ड रहता है, जैसे नोबेल गैसेस जो लेते हैं उसमें अपन फुलफिल्ड लेते हैं, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं फॉर नोबेल गैसेस, तो उस केस में फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन देख लो, क्या ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? क्या हम ये बोल सकते हैं आसान है? देखो रिलेटिविटी क्या बोल रही है अपने को कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी हायर, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा रहेगा? नाइट्रोजन का। लेकिन ये भी देखा गया है कि ऑक्सीजन का एक्चुअली काफ़ी लो भी है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो चलो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया मैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन? ऑब्वियसली 4p में से, है ना, सॉरी 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जो मेरा ऑक्साइड कैटायन बनता है, ओके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो आई एक्चुअली गेट अ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, वी आर गेटिंग हाफ फिल्ड। रिलेटिवली बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, रिलेटिवली स्लाइटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल रहा है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है निकालना, ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन, दिस इज Re1, ऑक्सीजन का जो है दैट इज गोइंग टू बी लो, ओके। Re1 ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वी गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा दैट इज गोइंग टू बी हाई। द रीज़न फॉर दैट, हमको हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके। समझ में आया क्या? तो हाफ फील्ड में से अगर निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ओके, क्योंकि अपन स्टेबल में से निकाल रहे हैं इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। लेकिन अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है अपने को, अगर किसी तरह से हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो यही आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी लो, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ लो बिकॉज वी गेट half-filled electronic configuration after removing the electron. Okay, here is a review question. Ionization energy refers to the tendency of an atom to gain electrons. Hence, smaller the ionization energy, the tendency of the gain electron is greater. True or false? So, statement ही गलत है ना. Ionization energy refers to the tendency of electron gain electron, not gain electron. It's actually lose electron. तो यहाँ पे अपन वेरिएशन देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। जनरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि साइज़ बढ़ता है, इजंट इट। अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना। कम एनर्जी लगेगा अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर पीरियड देखिए तो पीरियड में क्या हो रहा है, साइज़ छोटा हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये एक जनरल ट्रेंड अपने को मिल रहा है कि मान लो कि ये पीरियोडिक टेबल है अपना, ओके। सो इस साइड में ये इंक्रीज़ हो रहा है और इस साइड में ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड है दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट ट्रेंड, ठीक है ना। कहीं कहीं देर इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्शंस, ऑलराइट। जनरली अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, ओके, ये ग्रुप वाला जो ट्रेंड है, ओके, ये ब्रेक नहीं होता, ओके, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, ओके। टॉप टू बॉटम ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है डिक्रीज़ ही होती है, ओके, दैट इज़ ट्रू। बट पीरियड में जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, ओके। कहीं तो इनफैक्ट सेम साइज़ भी आ जाते हैं, कहीं साइज़ बढ़ भी जाते हैं इन अ पीरियड,
जहाँ पे डिक्रीज होने चाहिए साइज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब अपन जाते हैं तो डिक्रीज होना चाहिए साइज़, लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया है कि साइज़ एक्चुअली इंक्रीज भी हो जाता है। ओके, उसके पीछे कारण है, वो आगे देखेंगे अपन जब अपन ब्लॉक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। यहाँ पे अपने को एक्सेप्शंस मिलते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट पीरियड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो बेरिलियम है और नाइट्रोजन है, इनका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल दिया था तुमको, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई। एट द सेम टाइम बेरिलियम का भी हाई है, बिकॉज बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, 2s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। सेम थिंग विथ नाइट्रोजन, इसमें हाफ फिल्ड है। ओके, सो बेरिलियम का जो अपना जो ट्रेंड आता है वो ये है, ठीक है ना। इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गेट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपना ट्रेंड है। ओके, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि बेरिलियम मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, इजंट इट। बेरिलियम से कम बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन की होनी चाहिए, ये अपना एक्सपेक्टेड है। ओके, लेकिन बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये बेरिलियम का तो बड़ा है, लेकिन एज कम्पेयर टू दीज टू बेरिलियम का ज़्यादा आता है बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद बोरॉन का कम हो जाता है। ओके, क्योंकि बोरॉन का जो आता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का आता है 1s2 2s2 2p1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये निकालना मेरे लिए आसान है। ओके, तो इसका अनएक्सपेक्टेडली लो है बोरॉन का, और बेरिलियम का अनएक्सपेक्टेडली हाई है। मतलब ये ट्रेंड होना चाहिए, ये मान लो कि बेरिलियम है और ये बोरॉन है, तो देखो बोरॉन बेरिलियम का तो बढ़ गया लेकिन बोरॉन का कम हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से ये ट्रेंड मिलेगा अपने को, बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरॉन का कम है। एंड देन विल सी अगेन कार्बन आ रहा है, कार्बन का ज़्यादा रहेगा। उसके बाद नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है तो नाइट्रोजन ज़्यादा, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका भी फिर से वही पंगा आ रहा है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ मैं तो मेरे को हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो इसका कम रहेगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इसका हाफ फील्ड ऑलरेडी है। एंड देन वी हैव फ्लोरीन, तो ये अपने को ट्रेंड मिल रहा है। ओके, इस तरह का अपने को ट्रेंड मिलता है। लिथियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। तो ये लिख के देता हूँ मैं, लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये अपना ट्रेंड है। ओके, तो जो ट्रेंड मिलना चाहिए उसमें वेरिएशन है। ध्यान में ये रखना है कि बेरिलियम का ज़्यादा है, ये तुम ध्यान में रखो, बेरिलियम का ज़्यादा है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम। ओके, तो ये दो ट्रेंड ही तुमको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ये दोनों रीज़न क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। बट जैसे है मैंने देखा बेरिलियम और इसका ये अपन एक्सेप्शन देखे हैं। जनरल ट्रेंड ये बात करें जनरली। ओके, ये जो जनरली जो वर्ड है ये बड़ा मतलब प्यार से पढ़ना पड़ता है इसको। मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। समझ में? अब देखो तुम साइज़ को कंपेयर कर रहे हो, मतलब साइज़ को कोरिलेट कर रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, आयनाइजेशन एनर्जी को कोरिलेट कर रहे हो विथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेटल्स जो होते हैं, ओके, इनका आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होता है, लो, और नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका आयनाइजेशन एनर्जी होता है हाई। When we go from left to right in a periodic table, metals either, non-metals either. Okay, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, isn't it? तो यहाँ पे देखो मेटल्स का लो रहेगा
और नॉन मेटल्स का हाई रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी. ओके, सो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स दे आर ऑन द लेफ्ट साइड. मोस्ट मेटालिक होते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दीज आर द मोस्ट मेटालिक मेटल्स. मोस्ट नॉन मेटालिक मेटल्स जो होते हैं दैट इज ऑन द राइट साइड, विच इज बेसिकली हैलोजन, नोबल गैसेस, ऑक्सीजन फैमिली, इज आर मोस्ट नॉन मेटालिक मेटल्स. नोबल गैसेस बेसिकली जो है देखा जाए तो दे स्प्लिट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, अगर तुम पीरियोडिक टेबल को रोल करो, ओके, जो पीरियोडिक टेबल होता है वो रोल करो तो तुमको दिखेगा कि जो नोबल गैसेस है उसके एक साइड में आ रहा है मेटल्स और दूसरे साइड में नॉन मेटल्स. यही हो रहा है ना. ओके, अगर मैं रोल करता हूँ पीरियोडिक टेबल को तो मेरे को ये दिखेगा. ये मान लो कि पीरियोडिक टेबल है, ये नोबल गैसेस है. ओके, दिस आर बेसिकली लेट्स से नोबल गैसेस NBG. तो यहाँ पे जो पीरियड आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी मेटल्स. ओके, और यहाँ पे जो आते हैं मतलब ये होगा अल्कली मेटल ग्रुप 1 और ये होता है ग्रुप 17 वाला. ओके, एक साइड में ग्रुप 17 आता है, एक साइड में ग्रुप 1 आता है, बीच में आते हैं ग्रुप 18. अगर रोल करूँगा मैं पीरियोडिक टेबल को, सो ये दिखता है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो नोबल गैसेस है दे बेसिकली फॉर्म द सेंटर पॉइंट. हम लोग इसको भले ही अपन ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, बट दे एक्चुअली फॉर्म द सेंटर पॉइंट इन अ सर्कुलर पीरियोडिक टेबल. ओके, सो दे स्प्लिट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है ना, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे डिक्रीज होती है. एंड दिस इज़ वेरी ट्रू इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं, ओके, जैसे अल्कली मेटल्स पकड़ लो ग्रुप 1 के, एज यू गो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप, इजंट इट. रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है एज यू गो डाउन द ग्रुप. द रीज़न फॉर दैट क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? सो इसेंशियली मेटल्स कैन बी आयनाइज इजीली, हेंस बाय डेफिनेशन दे आर वेरी रिएक्टिव. दूसरा, जो नॉन मेटल्स ऑन द राइट हैंड साइड होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव. उसके पीछे ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंट रीज़न, वो आगे देखेंगे अपन. तो ये एक जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड है फॉर आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द ग्राफ जो अपन ने इसके लिए लूथर मायर के लिए जो देखा था, उसी तरह का ये ग्राफ है बेसिकली. इसमें सिर्फ अपन आयनाइजेशन एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वी हैव एटॉमिक नंबर. ओके, सो यहाँ पे देखो दिस इज़ हाइड्रोजन, देन वी हैव हीलियम. ओके, सबसे ज़्यादा दिख रहा है हीलियम का, यू कैन सी दैट, है ना, पिक पे है. सो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फॉर हीलियम, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है और इसका जो वैलेंस शेल है विच इज़ 1s2 इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली फिल्ड. तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी. एंड इसको अपन कैलकुलेट भी करते हैं यूजिंग बोर इक्वेशन, इफ़ यू रिमेंबर दैट. ठीक है, वी एक्चुअली कैलकुलेट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इन हीलियम, बट वी डू कैलकुलेट दैट. ओके, उसके बाद देखो लिथियम ग्रुप 1 आ रहा है फिर से लोएस्ट. तो ग्रुप 1 जितने भी आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर ऑल एट द लोअर साइड. ठीक है, एंड इफ़ यू सी दैट ये हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. तो ये धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, यू कैन सी दैट. ओके, कंपेयर करो लिथियम को और फ्रांसियम को. फ्रांसियम थोड़ा सा लो है ना, सीजियम, फ्रांसियम अगर तुम देखोगे तो तुमको नीचे दिखेगा. ओके, यू कैन क्लियरली सी दैट. यस, इट डिक्रीज हो रही है यहाँ से. ओके, यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस. स्लोप दिख रहा है तुमको क्लियरली. ओके, सो देखो रुबिडियम, सीजियम, इनका और भी ज़्यादा लो आ रहा है. ओके, उसी तरह से तुम अगर नोबेल गैसेस को देखो तो यू सी द ट्रेंड. ओके, helium, neon, argon, krypton, xenon, and this is radon. Okay, so we actually see the trend कि ये जो नोबेल गैसेस है इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये एक्सपेक्टेड ही है. सो यहाँ पे कोई खास अपने को चीज़ देखने को नहीं मिल रही. दिस इज समथिंग दैट वी हैड एक्सपेक्टेड. अब देखते हैं खास चीज़. ओके,
लिथियम के बाद कौन सा आता है? बेरिलियम, ठीक है ना। और ये बेरिलियम है, दिस इज Be, और ये है बोरॉन। देखो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालते इसका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। बेरिलियम का फुलफिल्ड है 1s2 2s2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, इसीलिए बेरिलियम का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसेंशियली बेरिलियम का बढ़ गया, बोरॉन का कम हो गया। सो यहाँ पे अपने को जो है ब्रेक मिल रहा है इन अ ट्रेंड, इजंट इट। बोरॉन बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरॉन का कम है। उल्टा होना चाहिए था, बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम का ज़्यादा है। बोरॉन के बाद आता है कार्बन, ओके, दैट इज़ कार्बन, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड देन नाइट्रोजन, ओके, दैट इज़ नाइट्रोजन, एंड दैट इज़ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड है? ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन का कम है, नाइट्रोजन का ज़्यादा है। देन वी अगेन फॉलो द ट्रेंड, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन। और सिमिलर ट्रेंड तुमको थर्ड पीरियड में भी दिखागा। सोडियम, सोडियम के बाद कौन सा आता है? मैग्नीशियम, ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज मैग्नीशियम। एंड देन यू गेट एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो ब्रेक आ रहा है तुमको, फ्रॉम सिलिकॉन टू यू गेट ठीक है ना, सिलिकॉन, यानी फॉस्फोरस, ओके, एंड दिस इज सेलेनियम। सेलेनियम का कम आ रहा है और फॉस्फोरस का ज़्यादा है, ओके। एंड देन यू हैव क्लोरीन एंड देन यू हैव आर्गॉन। और अगर तुम नोबेल गैसेस में देखो, दीज आर द नोबेल गैसेस ऑब्वियसली, जो मैंने तुमको दिखाया था। एंड इफ़ यू सी दैट दिस ट्रेंड, दीज आर बेसिकली हैलोजेंस, ओके। और ये फिर थोड़ा सा फिर ज़्यादा डॉट्स आ जाते हैं, सो वी कैन एक्चुअली फॉलो इट टू द पॉइंट, बट आई थिंक यू गेट द ट्रेंड, इजंट इट, कि नोबेल गैसेस मतलब एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इवन फॉर हैलोजेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स आ रहे तुम्हारे, ये तुमको ध्यान में रखने हैं, ऑलराइट। बाकी दीज आर बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। ये जो है सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहाँ पे फिर ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। सो इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी टू एक्चुअली फॉलो इट, बट इफ़ यू पे अटेंशन एलिमेंट बाय एलिमेंट तो तुम फॉलो कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, ओके। सो यू नो वी कैंट एक्चुअली गो ओवर इट। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पे आई थिंक इफ़ यू गो, दिस वाज क्रिप्टॉन है ना, दिस इज़ ब्रोमीन, दिस इज़ सेलेनियम आएगा ना, ये दिस इज सल्फर था या सेलेनियम। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलती से सेलेनियम लिखा, दिस एक्चुअली सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर, दिस इज सेलेनियम एंड दिस इज आर्सेनिक, okay. So you can see again यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दिख ही रहा है तुमको, isn't it? Maybe they have the same ionization energy, but that's fine, we don't have to worry about it उसके बाद, ठीक है ना, ट्रेंड उतना ये नहीं होता है। but this is arsenic, then we have germanium, okay, silicon के बाद नीचे वाला germanium, and then this one is gallium, isn't it? गैलियम, गैलियम का देखो बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, ओके। एंड दिस वन मस्ट बी देन, तो ये जो आ रहा है दैट वन इज कैल्शियम, ओके। सो यू कैन सी द डिफरेंस हियर, कैल्शियम और गैलियम, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ओके। कैल्शियम का बहुत ज़्यादा हाई है और गैलियम का बहुत ज़्यादा लो है। इनफैक्ट क्या हो सकता है रीज़न गैलियम का बहुत ज़्यादा लो है? वाई वुड दैट बी द केस? कोई बता सकता है क्या मेरे को सोच के? इट्स अ वेरी नाइस आंसर, इसका जो आंसर है बहुत अच्छा खूबसूरत आंसर है इसका, ये बुक में नहीं मिलेगा। ये जो आंसर मैं तुमको बताऊंगा, यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट इन अ बुक। सो इफ़ यू लुक एट हियर, दिस इज कैल्शियम, और कैल्शियम से बहुत नीचे देयर इज दिस गैलियम। व्हाई इज दैट? गैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट।
देखो गैलियम के पहले ओके ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना डी ब्लॉक वाले, इजंट इट? गैलियम के पहले डी ब्लॉक वाले सारे एलिमेंट्स सारे अपन पहले लिखे हैं, बट इट्स एक्चुअली बिटवीन द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन पीरियोडिक टेबल में अगर देखे तो ये जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे आते हैं बीच में, दोनों के बीच में, इजंट इट? यस, ये 4s है, दिस इज 4s, दिस इज 3d एंड दिस इज 4p। ओके, बराबर है ना? मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी गैलियम में अपने को शील्डिंग इफेक्ट दिखेगा, 3d इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इजंट इट? 4p के पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 3d के, तो ये 4p के इलेक्ट्रॉन्स मार रहे हैं अपन, सो 4p में एक इलेक्ट्रॉन है एंड देयर इज दिस d इलेक्ट्रॉन्स, ओके ये d इलेक्ट्रॉन्स है, 3d इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट? ये शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट के वजह से ऑब्वियसली d का थोड़ा सा कम शील्डिंग होता है, बट देर इज़ अ शील्डिंग इफेक्ट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इस इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो क्या होगी? तो ये तुमको शील्डिंग इफेक्ट तुमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ऑब्वियसली यू नो इफ यू, उसके लिए अपने को ट्रैक करना पड़ता है एलिमेंट्स, बुक में ये नहीं मिलेगा तुमको, ओके? ये खाना यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, वी गेट स्टम्प्ड, ओके? वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू थिंक, बट थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? तुमको सोचना क्या है कि जो अपना स्ट्रक्चर है पीरियोडिक टेबल का वो तुम्हारे आंखों के सामने आना चाहिए व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, एंड उसमें से फिर आंसर जंप करता है, ओके? यू हैव टू कैच द आंसर एक्चुअली जंप्स एट यू हैव टू कैच इट, ठीक है? अंडरस्टूड है? इज दैट मेक सेंस? So I think we'll stop here and we'll continue with electron affinity in the next class. If there is a doubt, you guys can ask it. If not, then you guys can leave. Thank you very much. I'll see you in the next class. Bye bye.